इस कहानी के स्टार्ट में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रे ट्रेस है, जो एक ऑटो मैकेनिक है और वो अपने गराज में एक कार को ठीक कर रहा होता है। कार ठीक करने के बाद उसे गराज से बाहर निकालता है। तभी उसकी वाइफ, जिसका नाम आशा है, वो भी काम से वापस आती है। जिस कार से उसकी वाइफ आशा आती है वो कार बहुत ही एडवांस होती है, लाइक टेस्ला। फिर वो दोनों घर में अंदर आते हैं। उनका घर बहुत ही एडवांस होता है। घर में एआई लगी होती है जो हमेशा उनकी जरूरत की चीजों के बारे में बताती है। ग्रे बताता है कि आज उसे अपने एक रेगुलर कस्टमर के लिए कार डिलीवरी करने जाना है और अपनी वाइफ को भी साथ जाने को बोलता है, क्योंकि उसे वापस भी तो आना है। कार डिलीवरी करने के बाद उसकी वाइफ साथ जाने को मान जाती है। जिस आदमी को कार डिलीवर करनी थी उसके बारे में ग्रे ने आशा को कुछ नहीं बताया था। वहाँ जाने पर आशा उस आदमी को पहचान लेती है जिसका नाम एरोन कीन है, क्योंकि वो आदमी बहुत ही बड़ी वेसल नाम की कंपनी को ओन करता है। दरअसल ये कंपनी कंप्यूटर बनाती है और आशा भी ऐसी ही कोबाल्ट नाम की रोबोटिक कंपनी में काम करती है जो सोल्जर को रोबोट्स बना के देती है। तभी एरोन उन्हें एक छोटी सी चिप को दिखाता है। बेसिकली ये एडवांस एआई होता है जो कुछ भी कर सकता है, सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है, पर ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता जो इंसान कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे पैदा करना। फिर वहाँ से ग्रे अपनी एआई कार में घर वापस जाते हैं, पर कार उनकी घर से उल्टी डेस्टिनेशन की ओर ले जा रही होती है और कोई भी कमांड फॉलो नहीं करती, क्योंकि कार में कुछ खराबी आ गई थी। कार की स्पीड बढ़ती जा रही है और स्पीड ब्रेकर से टकराने के कारण उनकी कार पलट जाती है, पर उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगती है। तभी एक गाड़ी में 4 लोग मास्क पहने आते हैं और उनकी हेल्प करने की बजाय आशा को गोली मार देते हैं और ग्रे की स्पाइनल कॉर्ड तोड़ देते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ग्रे अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी को मरते हुए देखता है और वो कुछ नहीं कर पाता। अगला सीन 3 मंथ्स बाद दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि ग्रे की जान तो बच गई है, पर स्पाइनल कॉर्ड टूटने की वजह से वो चल नहीं सकता है। बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड बॉडी का वो पार्ट है जो ब्रेन का सिग्नल को पूरे बॉडी में भेजता है और हमारे बॉडी पार्ट्स काम करते हैं। और उसके चलने के लिए एडवांस व्हील चेयर है, उसके काम करने के लिए रोबोटिक्स हाथ है। यहाँ सभी तरह की मशीन लगी है जो ग्रे का सारा काम कर सकती है। और अब ग्रे को इन मशीनों के सहारे जीना होगा, जो ग्रे को बिल्कुल पसंद नहीं है। इस एक्सीडेंट में अपनी वाइफ को खोने से ग्रे पूरी तरह से टूट चुका है और उसका ख्याल मॉम रखती है जिनका नाम पैम है। ये सब देखकर ग्रे उदास हो जाता है और रोने लगता है। अगले दिन ग्रे और उसकी मॉम अपनी और अपनी वाइफ की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जानने के लिए पुलिस से मिलने जाते हैं, जहाँ डिटेक्टिव कॉर्टेज बताती है कि हम कोशिश कर रहे हैं पर अभी भी कोई लीड नहीं मिली है। जिससे ग्रे गुस्से में पूछता है कि ये जो ड्रोन हमारे सिर पे उड़ रहे हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं क्या। इस पर डिटेक्टिव कॉर्टेज बोलती है कि ये इस तरह से काम नहीं करता जैसे आप सोच रही हैं। फिर ग्रे अपने घर चला जाता है। ग्रे इन सबसे फ्रस्ट्रेट हो गया है और वो मरना चाहता है, जिसके लिए वो बहुत सारी मेडिसिन का ओवरडोज ले लेता है। इस वजह से उसकी एआई एम्बुलेंस को कॉल करती है और ग्रे को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। हॉस्पिटल में ग्रे से एरोन कीन मिलने आता है, जहाँ एरोन बताता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। वो एआई चिप जो मैं तुम्हें दिखाई थी उसकी मदद से। उस चिप का नाम स्टेम है। स्टेम उस नस को जोड़ देगा जो ब्रेन तक बॉडी के सारे सिग्नल को भेजता है और फिर से तुम्हारी बॉडी काम करने लगेगी। पर ग्रे उसे मना कर देता है क्योंकि ग्रे मरना चाहता है, जीना नहीं। फिर एरोन बोलता है कि अगर तुम्हारी वाइफ आशा होती तो वो क्या चाहती। फिर ग्रे ऑपरेशन के लिए मान जाता है। ऑपरेशन होता है। शुरू में ग्रे अपनी कोई भी बॉडी पार्ट्स को नहीं हिला पाता, जिससे डॉक्टर्स को लगता है कि शायद अभी टाइम लगेगा। पर तभी ग्रे अपना हाथ हिलाता है और धीरे धीरे अपने पैरों पर बिना किसी के सहारे के चलने लगता है। इससे ग्रे बहुत खुश होता है। तभी एरोन ग्रे से एक एग्रीमेंट साइन करवाता है, जिसमें यह है कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट को अलाउ नहीं करती है और गवर्नमेंट को पता चला तो मुझे जेल हो सकती है और तुम्हारे अंदर से स्टेम को निकाल दिया जाएगा और फिर से तुम पैरालाइज हो जाओगे। बेसिकली इस चिप को ब्रेन कमांड देता है और उस कमांड को स्टेम फॉलो करता है और इस तरह बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्रे अपने घर पे वापस आ गया है, जहाँ उसकी एआई उसे बताती है कि डिटेक्टिव कॉर्टेज ने उसके लिए एक पैकेज भेजा है। घर आने पर ग्रे को किसी की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज बाहर से नहीं, उसके अंदर से इम्प्लांट चिप की थी। ग्रे हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि एरोन ने नहीं बताया था कि ये बात भी कर सकता है। ग्रे के मना करने पर स्टेम चुप हो जाता है। एक्चुअली स्टेम ग्रे के ऑर्डर पर ही कुछ काम कर सकता है। फिर ग्रे उस पैकेज को देखता है जिसे डिटेक्टिव कॉर्टेज ने भेजा था और उसमें ड्रोन से ली गई वीडियो भी थी। और उस वीडियो में ग्रे को कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता, पर जो चिप उसके अंदर है वो उन गुंडों में से एक के हाथ पर टैटू को देखता है। फिर ग्रे के ऑर्डर पर चिप पूरा बॉडी का कंट्रोल लेकर उस टैटू की ड्राइंग बनाता है। वो टैटू किसी क्यूआर कोड की तरह थी जो मिलिट्री के लोग बनाते हैं। उस क्यूआर कोड में उस गुंडे की एड्रेस और सारी इन्फॉर्मेशन थी। तभी ग्रे डिटेक्टिव कॉर्टेज को कॉल करने लगता है, पर चिप जिसका नाम स्टेम है उसे मना कर देता है और खुद से उसके घर जाने को बोलता है। और फिर ग्रे चुपके से उस कातिल के घर में जाता है। उस कातिल का नाम शर्क ब्रेंटनर है। पर तभी वहाँ पर शर्क भी आ जाता है और ग्रे को देख लेता है और शर्क ग्रे को मारने ही वाला होता है। ग्रे अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल स्टेम को दे देता है। बॉडी का कंट्रोल स्टेम को देने के बाद स्टेम उस आदमी को मारने लगता है, पर ग्रे ऐसा नहीं चाहता और शर्क एक चाकू
चाकू उठाकर जैसे ही ग्रे को मारने ही वाला आता है, स्टैम कातिल को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देता है। पर ग्रे उससे मारना नहीं चाहता था और ग्रे को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी किसी को मार दिया है। तब स्टैम बोलता है, तुम्हें यहाँ से फिंगरप्रिंट और सारे सबूत मिटाने होंगे। इस पर ग्रे बोलता है, मुझे याद थोड़ी ना है कि मैंने क्या क्या छुआ है। इस पर स्टैम बोलता है कि मेरे पास डाटा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उस कातिल की बॉडी का पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उस कातिल के बॉडी में कंप्यूटर इम्प्लांट है, उसके हाथ में एक गन भी इम्प्लांट है। ऐसा केस डॉक्टर ने कभी नहीं देखा था। इन सब चीजों के बारे में एरन को पता लग जाता है कि ग्रे ने किसी का खून कर दिया है, क्योंकि एरन स्टैम को ट्रैक कर सकता है और एरन ग्रे को चेतावनी देता है कि अगर तुमने छानबीन नहीं छोड़ी तो मैं स्टैम को शट डाउन कर दूंगा, क्योंकि तुम पकड़े गए तो मैं जेल जा सकता हूँ और गवर्नमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए अलाउ नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव कोर्टेज को ड्रोन वीडियो से पता चलता है कि मर्डर के टाइम ग्रे उस लोकेशन के आसपास था, जिससे कोर्टेज ग्रे से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ पर वो बताती है हमें जिस आदमी पर तुम्हारी वाइफ के मर्डर का शक था उसका कल किसी ने मर्डर कर दिया है और ठीक मर्डर के टाइम पर तुम वहाँ क्या कर रहे थे। और ग्रे किसी तरह से झूठ बोलकर डिटेक्टिव से बच जाता है। फिर ग्रे किसी ओल्ड मोन्स नाम की बार में जाता है, क्योंकि इस जगह का पता श्रेक ब्रेंटर के मैसेज में देखा था जिसको स्टैम ने मारा था, जहाँ पर ग्रे की कुछ गुंडों से लड़ाई हो जाती है और ग्रे स्टैम की मदद से उनको निंजा स्टाइल में मारता है। फिर किसी टोलन नाम के आदमी से पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि उसकी वाइफ किसी फिश्क नाम के आदमी ने मारा है। टोलन को भी स्टैम मार देता है और टोलन की बॉडी में भी वैसी मशीन इम्प्लांट थी जैसे शर्क की बॉडी में थी, पर वो मशीन कोबाल्ट नाम की कंपनी की थी जिसमें उसकी वाइफ आशा काम करती थी। उसी वक्त एरन स्टैम को शट डाउन कर रहा होता है, क्योंकि ग्रे ने एरन की बात नहीं मानी और अभी भी छानबीन कर रहा है। और ये बात स्टैम ग्रे को बताता है कि मुझे एरन शट डाउन करने वाला है और स्टैम बताता है कि हमें इसे रोकने के लिए एक अच्छे हैकर के पास जाना होगा। जिस पर ग्रे बोलता है कि अब मैं इस वक्त किसी हैकर के पास कैसे जा सकता हूँ, क्या मैं सभी हैकर्स का नंबर जेब में लेके घूमता हूँ क्या? तभी स्टैम बोलता है, एक अच्छे हैकर के बारे में मैं जानता हूँ, वो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है, हमें एरन को शट डाउन करने से पहले उसके पास जाना होगा। स्टैम सारे कोड्स ग्रे को बताता है और उसे ग्रे अपने हाथ पर लिख लेता है। तभी एरन स्टैम को शट डाउन कर रहा होता है, जिससे ग्रे की एक टांग काम करना बंद कर देती है। इसी तरह से ग्रे उस बिल्डिंग में जाता है जहाँ वो हैकर है। वहीं दूसरी तरफ फिस्क भी बार में आ जाता है और उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इसके पहले क्या हुआ था, कि टोलन एंड उसके सारे साथी की बॉडी में एडवांस मशीन्स इम्प्लांट है। फिस्क को यह भी पता चल जाता है कि ग्रे कहाँ गया है। ग्रे बड़े मुश्किल से हैकर के गेट के बाहर पहुँच जाता है और दरवाजा खटखटाता है और वो हैकर बाहर आता है जिसका नाम है जेमी। ग्रे उसे पैसे देता है स्टैम को हैक करने के लिए। फिस्क ग्रे को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। फिस्क को आता हुआ देखकर जेमी ग्रे के हाथों पर लिखे हुए कोड के मुताबिक इनपुट गार्ड को रिमूव कर देती है और अपना काम करके वहाँ से भाग जाती है। पर ग्रे तभी ठीक होगा जब स्टैम पूरी तरह से रीबूट हो जाएगा। ग्रे की बॉडी धीरे धीरे ठीक हो रही है और वहाँ फिस्क आ जाता है और स्टैम रीबूट हो जाता है। तभी ग्रे वहाँ से भाग जाता है। ग्रे किसी तरह से भागकर छत पर चला जाता है, जहाँ फिस्क का एक साथी ग्रे के पीछे आ जाता है, जिसे स्टैम मार देता है और ग्रे वहाँ से भाग जाता है। जब वो घर आता है तो उसकी माँ उसे देख लेती है। ग्रे अपनी माँ को किसी से ना बताने को बोलता है कि मैं चल सकता हूँ। फिर हमें एरन को दिखाया जाता है जो बहुत उदास है, क्योंकि अब उसके पास स्टैम का एक्सेस नहीं है। स्टैम का पूरा कंट्रोल अब स्टैम के पास ही है। ग्रे जब सो रहा होता है तब उसे अपनी वाइफ आशा दिखाई देती है। जब आशा उसे जैसे ही टच कर रही होती है तो उसे वो बिल्कुल रियल लगता है, जिस पर स्टैम बोलता है कि बुरा सपना। इस पर ग्रे बोलता है नहीं। तभी उसकी वाइफ उसे बताती है कि डिटेक्टिव कोर्टेज उससे मिलने आई है। डिटेक्टिव बताती है कि एक और क्राइम साइट पर तुम्हारी व्हील चेयर मिली है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जिस पर ग्रे बोलता है कि मैं उन लोगों को ढूंढना चाहता हूँ। इस पर डिटेक्टिव बोलती है कि शायद तुम उन लोगों को ढूंढ चुके हो और तुम उन लोगों को मारने के लिए किसी को सुपारी दिए हो। ग्रे बोलता है कि तुम मेरा फोन रिकॉर्ड चेक कर लो। तभी चुपके से डिटेक्टिव ग्रे के पॉकेट में एक माइक्रोफोन रख देती है और फिर डिटेक्टिव वहाँ से चली जाती है। डिटेक्टिव के जाने के बाद ग्रे स्टैम को बोलता है कि हमें ये सब बंद करना होगा, पर स्टैम बोलता है कि नहीं, हमने अगर पहले फिस्क को नहीं मारा तो फिस्क हमें मार देगा। इस पर ग्रे बोलता है नहीं, हम अब किसी को नहीं मारेंगे और तुम मेरे दिमाग से बाहर निकलो। तभी स्टैम अपने आप को बंद कर लेता है, जिससे ग्रे फिर से पैरालाइज हो जाता है। बेसिकली उस हैकर ने स्टैम के कोड के मुताबिक इनपुट गार्ड रिमूव कर दिया था और ये करने को स्टैम ने ग्रे को बोला था। इनपुट गार्ड हटाने से स्टैम का पूरा कंट्रोल अब स्टैम के पास ही है। अब स्टैम को किसी भी कमांड की जरूरत नहीं है। स्टैम अब कुछ भी कर सकता है, ग्रे से ऑर्डर लेने की जरूरत भी नहीं है। फिर स्टैम फिस्क का लोकेशन डिटेक्ट कर लेता है और उसे मारने चला जाता है। तभी उसका पीछा करते हुए डिटेक्टिव भी आ जाती है। ग्रे को वो डिवाइस मिल जाती है जो डिटेक्टिव ने उसके पॉकेट में रखा था। स्टैम समझ जाता है कि डिटेक्टिव उसका पीछा कर रही है और डिटेक्टिव ग्रे का पीछा कर रही होती है। तभी स्टैम एक कार को हैक करके डिटेक्टिव कोर्टेज की कार से टकरा देता है, जिसे डिटेक्टिव वहीं फंस जाती है और ग्रे निकल जाता है। पर इसमें डिटेक्टिव को ज्यादा चोट नहीं लगती। फिर डिटेक्टिव ग्रे की मॉम के पास जाती है। ग्रे फिस्क को ढूंढ लेता है और पूछता है कोबाल्ट ने पैसे क्यों दिए थे मेरी बीबी को मारने के लिए। जिस पर फिस्क बताता है कि कोबाल्ट कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, इसमें टारगेट तुम्हारी वाइफ नहीं तुम थे, बस उसे मारने के एक्स्ट्रा पैसे मिल गए। तुम्हारी स्पाइनल कोड को ब्रेक करने के बोला गया था। फिर फिस्क एंड ग्रे में फाइट होती है, जिसमें फिस्क ग्रे पर भारी पड़ रहा था। तभी जब फिस्क ग्रे को मारने वाला होता है कि ग्रे फिस्क को अपनी बातों में उलझाकर फिस्क को मार देता है। तभी स्टैम बोलता है कि उसका फोन चेक
करो, शायद पैसे देने वाले का नाम पता चल जाए। और मैसेज चेक करने के बाद पता चलता है कि इन सब के पीछे एरोन था। ग्रे एरोन के पास जाकर बोलता है कि तुमने मेरी बीवी को मार दिया और एक्सपेरिमेंट के लिए तुमने मुझे पैरालाइज कर दिया। तभी वहाँ डिटेक्टिव आ जाती है, पर जैसे ही डिटेक्टिव ग्रे को हथकड़ी लगाने वाली होती है, स्टैम उस पर अटैक कर देता है और डिटेक्टिव को मारने लगता है। पर ग्रे ऐसा नहीं चाहता। ग्रे स्टैम को रोकने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। फिर ग्रे डिटेक्टिव को बोलता है कि मुझ पर टेजर चलाओ और डिटेक्टिव टेजर चला देती है, जिससे ग्रे गिर जाता है। तभी एरोन बताता है कि इन सब के पीछे मेरा हाथ नहीं था, ये सब स्टैम ने किया है। जब मैंने तुम्हें स्टैम के बारे में पहली बार बताया था तो इसने तुम्हें चुना था, क्योंकि इसे इंसान बनना था, इंसानों की तरह जीना चाहता था। इसलिए मैंने जो कुछ भी किया स्टैम के कहने पर किया। मैं हॉस्पिटल में भी जब मिलने आया था तो उसी के कहने पर, जो कुछ भी बोलो उसी के कहने पर किया। और यह मुझे मारना चाहता है क्योंकि मैं इसकी तरह का एक और स्टैम बना दूंगा, जो ये नहीं चाहता कि इसकी तरह का कोई और हो। तभी स्टैम एरोन को मार देता है। फिर स्टैम डिटेक्टिव को गोली मारने की कोशिश करता है पर ग्रे उसे रोकता है और अपने आप को ही गोली मार लेता है। इसके बाद ग्रे हॉस्पिटल में उठता है, जहाँ वो स्टैम से पूछता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो, पर स्टैम उसके अंदर नहीं होता है। तभी उसकी वाइफ आशा वहाँ आती है। वो बताती है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम कुछ दिनों से होश में नहीं थे। तभी सीन शिफ्ट होता है उसी जगह जहाँ वो कुछ देर पहले था और पता चलता है कि ग्रे को स्टैम ने उसकी दुनिया में भेज दिया है, जहाँ वो जीना चाहता था। हम इसे सपनों की दुनिया भी बोल सकते हैं। बेसिकली स्टैम ग्रे को सपना दिखा रहा है और ऐसा करने की कोशिश पहले भी किया था स्टैम ने। अब ग्रे की पूरी बॉडी पर स्टैम का कंट्रोल है और फिर स्टैम डिटेक्टिव को गोली मार देता है और अब स्टैम इंसानों की तरह जिंदगी जी सकता है जैसा वो चाहता था। इस मूवी से बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है? तो ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पॉपकॉर्न टीवी और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।